जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज नाइट में। मैं हूं निखिल सिंह और गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आत्मविश्वास से भरे भारत और प्रगति की नित नई ऊंचाइयां छू रहे देश की उपलब्धियों का तो जिक्र किया ही, लोगों से अथक परिश्रम कर विकास का पहिया न थमने देने की अपील भी की। गांव, गरीब और वंचित तबकों का ख्याल रखने के लिए सरकार की भी सराहना की। पीएम मोदी ने की मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी के साथ द्विपक्षीय वार्ता। इसके साथ ही देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों पर भी हम करेंगे आज इस विषय पे चर्चा। सबसे पहले देख लेते हैं क्या है इस वक्त की हेडलाइंस। चौहत्तरवें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्र के नाम संदेश। कहा, सर्वोदय के हमारे मिशन ने आर्थिक मोर्चे पर हुई प्रगति सबसे उत्साहजनक। अनिश्चितता से भरी वैश्विक पृष्ठभूमि में भारत बना है दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। गरीबों की मदद के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा, गरीब और निरक्षर राष्ट्र से विश्व मंच पर एक आत्मविश्वास भरा राष्ट्र बना भारत। G20 की भारत की मेजबानी को बताया अहम। कहा, भारत शांति और समृद्धि का पक्षधर। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन की चुनौती से जल्द समाधान पर दिया जोर। महिला सशक्तिकरण को सराहा। पीएम मोदी ने गणतंत्र दिवस समारोह में हिस्सा लेने आए एनसीसी कैडेट्स, एनएसएस स्वयंसेवकों, जनजातियों, अतिथियों और झांकी कलाकारों के साथ की बातचीत। कलाकारों ने प्रस्तुतियों से मोहा मन। पीएम ने युवा संवाद पर दिया जोर। कहा, युवा देश के अमृतकाल में आकांक्षाओं का करते हैं प्रतिनिधित्व। देश कल मनाएगा 74वां गणतंत्र दिवस। पूरे देश में समारोह की तैयारियां, सुरक्षा के पूरे इंतजाम। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर होगा देश की आन बान और शान का समृद्ध प्रदर्शन। मिस्र के राष्ट्रपति होंगे मुख्य अतिथि। दूरदर्शन ने किए हाई टेक्निक पर आधारित लाइव टेलीकास्ट के पुख्ता इंतजाम। पीएम मोदी ने की मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी के साथ द्विपक्षीय वार्ता। दोनों देशों में साइबर सुरक्षा, आतंकवाद पर खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान और प्रसारण समेत कुल 5 समझौते। दोनों देशों का द्विपक्षीय भागीदारी को सामरिक साझेदारी के स्तर पर ले जाने का फैसला। तेरहवें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर निर्वाचन आयोग के समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं की तेजी से बढ़ती भागीदारी को बताया बेहद अहम। आकाशवाणी समाचार प्रभाग को मिला साल 2022 का राष्ट्रीय मीडिया पुरस्कार। पूर्व रक्षा मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता AK एंटनी के पुत्र अनिल एंटनी ने छोड़ी कांग्रेस। पार्टी के सभी पदों से दिया इस्तीफा। कहा, कांग्रेस में अब सिर्फ चाटुकारों का बोलबाला, सच कहने वालों की कद्र नहीं। कुछ दिन पहले ही BBC की डॉक्यूमेंट्री का किया था विरोध। लखनऊ में आलाया अपार्टमेंट गिरने के मामले में राहत और बचाव कार्य अपने अंतिम चरणों में। अब तक 2 की मौत। समाजवादी पार्टी के नेता शाहिद मंजूर के बेटे नवाजिश शाहिद, मोहम्मद तारिक और फतेह याजदानी के खिलाफ FIR दर्ज। जोड़ी गई गैर इरादतन की हत्या की धारा 304। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना की जोड़ी ऑस्ट्रेलियन ओपन के मिक्स डबल्स फाइनल में पहुंची। अमेरिका की
डिजायरे क्राजनिक और ब्रिटेन की नील स्कूल पस्की को 7-6, 6-7, 10-6 से हराया। तो न्यूज नाइट में सबसे पहले बात करेंगे गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति के संबोधन की। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने देश के नाम अपना संदेश दिया। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने प्रगति की नित नई ऊंचाइयां छू रहे देश की उपलब्धियों का तो जिक्र किया ही, लोगों से इस समय अथक परिश्रम कर विकास का पहिया ना थमने देने की अपील भी की। राष्ट्रपति ने इस बात पर संतोष जताया कि जो लोग हाशिए पर रह गए थे उनका भी योजनाओं और कार्यक्रमों में समावेश किया गया है और कठिनाइयों में उनकी मदद की गई है। देश के 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जब राष्ट्र के नाम संदेश दिया तो उनके भाषण में न केवल कोरोना काल की चुनौती से उबरकर देश के आगे बढ़ने का जिक्र था, बल्कि नई परिस्थितियों में आत्मनिर्भर भारत के जरिए नए भारत के निर्माण का खाका भी था। उन्होंने कहा कि सर्वोदय के हमारे मिशन में आर्थिक मोर्चे पर हुई प्रगति सबसे अधिक उत्साहजनक रही है। पिछले साल भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। वैश्विक महामारी चौथे वर्ष में प्रवेश कर चुकी है और दुनिया के अधिकांश हिस्सों में आर्थिक विकास पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। शुरुआती दौर में कोविड-19 से भारत की अर्थव्यवस्था को भी काफी क्षति पहुंची, फिर भी सक्षम नेतृत्व और प्रभावी संघर्षशीलता के बल पर हम शीघ्र ही मंदी से बाहर आ गए और अपनी विकास यात्रा को फिर से शुरू किया। अर्थव्यवस्था के अधिकांश क्षेत्र अब महामारी के प्रभाव से बाहर आ गया है। भारत सबसे तेजी से बढ़ते हुए बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक है। राष्ट्रपति ने इस बात पर संतोष जताया कि जो लोग हाशिए पर रह गए थे उनका भी योजनाओं और कार्यक्रमों में समावेश किया गया है तथा कठिनाई में उनकी मदद की गई है। उन्होंने कहा कि कोविड के दौर में सरकार ने गरीबों की मदद के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पर अमल किया। इस सहायता की वजह से किसी को भी खाली पेट नहीं सोना पड़ा। गरीब परिवारों के हित को सर्वोपरि रखते हुए इस योजना की अवधि को बार बार बढ़ाया गया तथा लगभग 81 करोड़ देशवासी लाभान्वित होते रहे। इस सहायता को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने घोषणा की है कि वर्ष 2023 के दौरान भी लाभार्थियों को उनका मासिक राशन मुफ्त में मिलेगा। राष्ट्रपति ने कहा कि विश्व के विभिन्न मंचों पर भारत की ताकत बढ़ी है और इसके चलते ही देश को नए अवसर और जिम्मेदारियां भी मिली हैं। उन्होंने G20 की भारत की अध्यक्षता का जिक्र किया और कहा कि ये एक बेहतर विश्व के निर्माण में योगदान हेतु भारत को अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करती है। इस प्रकार G20 की अध्यक्षता लोकतंत्र और मल्टीलेटरलिज्म को बढ़ावा देने का अच्छा अवसर भी है और साथ ही एक बेहतर विश्व और बेहतर भविष्य को स्वरूप देने के लिए उचित मंच भी है। मुझे विश्वास है कि भारत के नेतृत्व में G20 अधिक न्यायपरक और स्थिरतापूर्ण विश्व व्यवस्था के निर्माण के अपने प्रयासों को और आगे बढ़ाने में सफल होगा। राष्ट्रपति ने कहा कि G20 देशों का कुल मिलाकर विश्व की आबादी में लगभग 2/3 और ग्लोबल GDP में लगभग 85% हिस्सा है। इसलिए यह वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करने और उनके समाधान के लिए एक आदर्श मंच है। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन ऐसे चुनौतियां हैं जिनका सामना शीघ्रता से करना है। वैश्विक तापमान बढ़ रहा है और मौसम में बदलाव के चरम रूप दिखाई पड़ रहा है। हमारे सामने एक गंभीर दुविधा है। अधिक से अधिक लोगों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए आर्थिक विकास जरूरी है, लेकिन इस विकास के लिए फॉसिल फ्यूल का प्रयोग भी करना पड़ता है। दुर्भाग्य से ग्लोबल वार्मिंग का सबसे अधिक कष्ट गरीब तबके के लोगों को सहन करना पड़ता है। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को विकसित करना और लोकप्रिय बनाना भी एक समाधान है।
राष्ट्रपति ने कहा कि इस बात की खुशी है कि संयुक्त राष्ट्र ने भारत के सुझाव को स्वीकार करते हुए 2023 को द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है। बाजरा जैसे मोटे अनाज हमारे आहार के मुख्य तत्व हुआ करते थे। समाज के सभी वर्ग उन्हें फिर से पसंद करने लगे हैं। राष्ट्रपति ने बताया कि कैसे हम अपनी प्राचीन परंपराओं को नई दृष्टि से देखकर पर्यावरण के बीच संतुलन बना सकते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि हमें अपनी मूलभूत प्राथमिकताओं पर भी पुनर्विचार करना होगा और परंपरागत जीवन मूल्यों के वैज्ञानिक आयामों को समझना होगा। उन्होंने इस बारे में महात्मा गांधी के विचारों को याद किया और कहा कि वो आधुनिक युग के सच्चे भविष्य दृष्टा थे, क्योंकि उन्होंने अनियंत्रित औद्योगिकीकरण से होने वाली आपदाओं को पहले ही भांप लिया था और दुनिया को अपने तौर तरीकों को सुधारने के लिए सचेत कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, डीटी न्यूज। और गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने भारतीय गणतंत्र की अब तक की विकास गाथा में देशवासियों के अमूल्य योगदान के लिए उनकी जमकर सराहना की। उन्होंने विविधताओं से भरे देश में एकजुट लोकतंत्र की भावना का समय की कसौटी पर खरा उतरने को असाधारण उपलब्धि बताया। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संदेश में राष्ट्रपति ने गणतंत्र की अब तक की विकास गाथा में अमूल्य योगदान के लिए किसानों, मजदूरों, वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की भूमिकाओं की सराहना की और कहा कि उनकी सामूहिक शक्ति हमारे देश को जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान की भावना के अनुरूप आगे बढ़ने में सक्षम बनाती है। राष्ट्रपति ने सीमा की रक्षा के लिए किसी भी त्याग और बलिदान के लिए सदैव तैयार बहादुर जवानों की विशेष रूप से सराहना की। राष्ट्रपति ने भारतीय लोकतंत्र की सराहना की और कहा कि इतनी बड़ी संख्या में इतनी विविधताओं से भरा जन समुदाय एक लोकतंत्र के रूप में एकजुट नहीं हुआ था। ऐसा हमने इस विश्वास के साथ किया है कि हम सब एक ही हैं और हम सभी भारतीय हैं। इतने सारे पंथों और इतनी सारी भाषाओं ने हमें विभाजित नहीं किया है, बल्कि हमें जोड़ा है। इसलिए हम एक लोकतांत्रिक गणतंत्र के रूप में सफल हुए हैं। यही भारत का सार तत्व है। ये सार तत्व संविधान के केंद्र में रहा है और समय की कसौटी पर खरा उतरा है। राष्ट्रपति ने महिलाओं और बेटियों के सशक्तिकरण पर बात की तो उनके योगदान को भी जमकर सराहा। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण तथा महिला और पुरुष के बीच समानता अब केवल नारे नहीं रह गए हैं। हमने हाल के वर्षों में इन आदर्शों तक पहुंचने की दिशा में काफी प्रगति की है। मेरे मन में कोई संदेह नहीं है कि महिलाओं की आने वाले काल के भारत को स्वरूप देने के लिए अधिकतम योगदान देंगे। यदि आधी आबादी को राष्ट्र निर्माण में अपनी श्रेष्ठतम क्षमता के अनुसार योगदान करने की अवसर दिया जाए तथा उन्हें प्रोत्साहित किया जाए तो ऐसे कौन सा चमत्कार है जो नहीं किया जा सकता है। द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सशक्तिकरण की यही दृष्टि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों सहित कमजोर वर्गों के लोगों के लिए सरकार की कार्यप्रणाली का मार्गदर्शन करती है। राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में महत्वाकांक्षी परिवर्तन किए गए हैं। शिक्षा के दो प्रमुख उद्देश्य कहे जा सकते हैं। पहला आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण और दूसरा सत्य की खोज। राष्ट्रीय शिक्षा नीति इन दोनों लक्ष्यों को प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करती है। ये नीति शिक्षार्थियों को 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए तैयार करते हुए हमारी सभ्यता पर आधारित ज्ञान को समकालीन जीवन के लिए प्रासंगिक बनाती है। उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया मिशन के तहत गांव और शहर की दूरी को समाप्त करके सूचना और संचार प्रौद्योगिकी को समावेशी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। दूर दराज के स्थानों में अधिक से अधिक लोग इंटरनेट का लाभ उठा रहे हैं। राष्ट्रपति ने कोविड महामारी पर भी बात की और कहा कि अब इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पिछले 3 वर्ष के दौरान जो भी हमें लगा कि हमने वायरस पर काबू पा लिया है तो वायरस फिर किसी विकृत रूप में वापस आ जाता है। लेकिन अब इससे घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने ये समझ लिया है कि हमारा नेतृत्व, हमारे वैज्ञानिक और डॉक्टर, हमारे प्रशासक और कोरोना योद्धा किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हर संभव
प्रयास करेंगे। साथ ही हमने ये भी सीखा है कि हम अपनी सुरक्षा में कमी नहीं आने देंगे और सतर्क भी रहेंगे। राष्ट्रपति ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर बाबा साहेब को भी याद किया और कहा कि संविधान में निहित आदर्शों ने निरंतर हमारे गणतंत्र को राह दिखाई है और भारत एक गरीब और निरक्षर राष्ट्र की स्थिति से आगे बढ़ते हुए विश्व मंच पर एक आत्मविश्वास से भरे राष्ट्र का स्थान ले चुका है। संविधान निर्माताओं की सामूहिक बुद्धिमत्ता से मिले मार्गदर्शन के बिना ये प्रगति संभव नहीं थी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणतंत्र दिवस समारोह में हिस्सा लेने आए एनसीसी कैडेट्स, एनएसएस स्वयंसेवकों, जनजातीय अतिथियों और झांकी कलाकारों के साथ बातचीत की। इस दौरान कलाकारों ने अपनी मनमोहक प्रस्तुतियों से सभी का मन मोह लिया। पीएम ने कहा कि युवाओं में ऊर्जा, उल्लास और कुछ करने की इच्छा तथा नवाचार की सोच होती है। पीएम ने कहा कि देश में स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियान चलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक जरूरतों के अनुसार काम कर रहा है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में युवा संवाद पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि युवा देश के अमृतकाल में आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने कहा कि विकसित भारत में सबसे ज्यादा लाभार्थी युवा होंगे और उनके कंधों पर इसके निर्माण का भार भी होगा। नाच रही तरुशिखा मनोहर, नाच रही तरुशिखा मनोहर। युवा संवाद दो कारणों से मेरे लिए विशेष महत्व का होता है। एक तो इसलिए क्योंकि युवाओं में ऊर्जा होती है, ताजगी होती है, जोश होता है, जुनून होता है, नयापन होता है। आपके माध्यम से सारी सकारात्मकता मुझे निरंतर प्रेरित करती रहती है, दिन रात मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित करती है। दूसरा, आप सभी आजादी के इस अमृत काल में देश की आकांक्षा, देश के सपनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। विकसित भारत के सबसे बड़े लाभार्थी भी आप होने वाले हैं और इसके निर्माण की सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी आपके कंधों पर है। साल 1950 में 26 जनवरी को देश का संविधान पूरे देश भर में लागू हुआ था। अब साल 2023 में देश 74वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है। राष्ट्रीय पर्व को लेकर पूरे देश में जश्न का माहौल है। वहीं पहली बार कर्तव्य पथ पर परेड होगी और गणमान्य व्यक्तियों के बीच आमंत्रित श्रमिक भी नजर आएंगे। ये जम्मू कश्मीर का बारामूला है। लोगों में गणतंत्र दिवस को लेकर गजब का उत्साह है। बारिश और बर्फबारी के बीच तिरंगा यात्रा जोश और खरोश के साथ 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पूरे देश में उत्साह का आलम कुछ इसी तरह का। हरियाणा के अंबाला में कदम ताल करती पुलिस की ये टुकड़ी आंतरिक सुरक्षा मोर्चे पर आश्वस्त कर रही है, तो वहीं असम के गुवाहाटी में राष्ट्रीय ध्वज बनाने का काम खादी ग्रामोद्योग में जारी है। पश्चिम बंगाल स्थित आसनसोल रेलवे स्टेशन तिरंगे की रोशनी में जगमगा उठा है, तो त्रिची तमिलनाडु में भी गणतंत्र दिवस की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। हमारा टारगेट था 10,000, अभी तक हम लोग 6,000 हमें प्रोडक्ट किया और उसको सेल होने के लिए हमारा जो सेल आउटलेट है डिस्ट्रिक्ट वाइज, इसमें पर डिस्ट्रिक्ट पर सेल काउंटर 400 नोट्स के हम लोग भेजा दिया। 74वां गणतंत्र दिवस कई मायनों में ऐतिहासिक भी है। यह पहला मौका होगा जब भारतीय सैन्य बलों की भव्य परेड की सलामी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ले रही होंगी। तब देश का एक ऐसा वर्ग खास तौर पर गौरवान्वित हो रहा होगा जिसके प्रतिनिधित्व की शायद ही बात होती है, और ये है आदिवासी समुदाय। इसके अलावा देश की महिलाएं और बालिका वर्ग राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कर्तव्य पथ पर देखकर प्रेरित भी होंगी। साथ ही उन्हें देश के लोकतंत्र और संविधान पर भी गर्व होगा। ये संविधान देश के सभी नागरिकों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करता है।
इसके अलावा परंपरा के मुताबिक इस बार मुख्य अतिथि के रूप में मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी शिरकत करेंगे। वहीं मिस्र का 144 सदस्यों का मार्चिंग दस्ता भी कर्तव्य पथ पर नजर आएगा। राष्ट्रपति सीसी कल हमारे गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। ये पूरे भारत के लिए सम्मान और हर्ष का विषय है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि इजिप्ट की एक सैन्य टुकड़ी भी हमारे गणतंत्र दिवस में भाग लेकर के परेड की शोभा बढ़ा रही है। कर्तव्य पथ पर यह पहला मौका होगा जब परेड का आयोजन हो रहा है। इससे पहले इस पथ को राजपथ के नाम से जाना जाता था। तकरीबन 10:30 बजे विजय चौक से ये परेड शुरू होगी। परेड में खास होगी महिला सैनिक बीएसएफ की ऊंट टुकड़ी। रणनीतिक आधार पर तैनात महिला अधिकारी नारी शक्ति का प्रदर्शन करेंगी। इस दौरान देश के सैन्य शक्ति, रक्षा सामग्री निर्माण में आत्मनिर्भर होता भारत, देश के सांस्कृतिक विविधता के अलावा बनते हुए नए भारत की झलक भी कर्तव्य पथ पर नजर आएगी। खास होगा जन भागीदारी की झलक भी, जिसके तहत अतिथियों के अग्रिम पंक्ति में देश के गणमान्य व्यक्ति नहीं बल्कि श्रमजीवी नजर आएंगे। सेंट्रल विस्टा के निर्माण में काम कर चुके श्रमिक, उनके परिजन, कर्तव्य पथ की देखभाल करने वाले कर्मियों सहित रिक्शा चालकों व छोटे दुकानदारों सहित सब्जी बेचने वाले जन साधारण को यहाँ पर जगह दी गई है। वहीं कुल 50 विमान फ्लाई पास्ट करेंगे, जिसमें 45 विमान वायुसेना के, 1 नेवी का और 4 हेलीकॉप्टर भारतीय सेना के शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो कई मायनों में खास होने जा रहा है इस बार का गणतंत्र दिवस समारोह, और हर बार की तरह इस बार भी दूरदर्शन पूरी तरह से तैयार है गणतंत्र दिवस समारोह के लाइव प्रसारण के लिए। पल पल की कवरेज के लिए 60 कैमरे तैनात किए गए हैं। इसके अलावा कर्तव्य पथ पर प्रोडक्शन कंट्रोल रूम बनाया गया है। सचिव सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नेतृत्व में दूरदर्शन के आला अधिकारियों ने तैयारियों का जायजा लिया। यह है दूरदर्शन का पैनल कंट्रोल रूम। यहीं से 74वें गणतंत्र दिवस की परेड के लाइव प्रसारण को तैयार किया जाएगा। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस के सजीव प्रसारण की तैयारियों का जायजा लेने के बाद सूचना एवं प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्र ने बताया कि इस बार दर्शकों के लिए एक विशेष सरप्राइज है। हर बार ही जैसा सबको ज्ञात है कि दूरदर्शन कोई नई चीज़ करता है, और इस बार भी जो है मेरे को बताया गया कि दूरदर्शन नई चीज़ इस बार करी है, क्योंकि एक राष्ट्रपति व्यू का कैमरा लगाया है जो राष्ट्रपति के पोडियम के जस्ट ऊपर है, और वहाँ से ऐसा दिखाई देगा जैसे जो राष्ट्रपति जी खुद देखते हैं वो लोगों को दिखाई देगा। तो ये एक मेरे ख्याल से पहली बार ये इस बार दूरदर्शन ने ये किया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि लोगों को इसमें जो है काफ़ी एक नया आनंद आएगा, क्योंकि जो है जो पोडियम का व्यू है वो लोगों को प्राप्त होगा। सूचना एवं प्रसारण सचिव के साथ प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने भी तैयारियों का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि दूरदर्शन ने हर पल को कैमरे में कैद करने के लिए पूरी तैयारियां की हैं। साथ ही प्रेसिडेंट व्यू के लिए सलामी मंच के ऊपर कैमरा लगाया गया है। हमने विशेष अनुमति लेकर पोडियम के ऊपर एक कैमरा पहली बार लगाया है, क्योंकि जो भी दर्शक हमारे आते हैं, जो यहाँ आकर के देख रहे हैं या वो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, उनको अलग अलग पर्सपेक्टिव से मिलता है। लेकिन हमारे इस कार्यक्रम के जो अध्यक्ष हैं वो किस प्रकार से परेड देख रहे हैं, ये एक मेरी समझ से ज़रूर एक ऐसा प्रयोग है जो दर्शकों को भाएगा। इस मौके पर दूरदर्शन के महानिदेशक मयंक अग्रवाल ने तैयारियों पर संतोष व्यक्त किया। ये दूरदर्शन परिवार के लिए बहुत गौरव का क्षण है। हमारी जो टीम है दूरदर्शन की, चाहे वो टेक्निकल हो चाहे वो प्रोडक्शन हो, वो पूरी तरह से तैयार है। दिन रात मेहनत करी है और कई रिहर्सल किए गए हैं, जिससे कि बेस्ट शॉट्स जो हैं वो पूरे देश में और पूरी दुनिया में इस बार की रिपब्लिक डे परेड के पहुंचे। कर्तव्य पथ, इंडिया गेट और वार मेमोरियल के लाइव प्रसारण के लिए दूरदर्शन पूरी तरह से तैयार है। भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। रिपब्लिक डे दूरदर्शन के लिए एक बहुत अहम मौका होता है अपनी पूरी मेहनत दिखाने का। पिछली बार हमने आपको दिखाया था कॉकपिट व्यू, और इस बार आप देखेंगे प्रेसिडेंट्स आई व्यू। कैमरामैन मोहित के साथ मैं विशाल बरिस्टो, डीडी न्यूज, दिल्ली। और न्यूज नाइट में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे।
परीक्षा यानी रिजल्ट, एडमिशन, करियर और सक्सेस का प्रेशर। इस स्ट्रेस को मैनेज करने क्यों ना ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मोटिवेशन। अगर आपको फोकस करना है तो पहले डी फोकस होना सीख लीजिए। सिर्फ परीक्षा के अंक ही जिंदगी नहीं है। हर साल की तरह इस साल भी प्रधानमंत्री जी करेंगे विद्यार्थियों से सीधा संवाद और बढ़ाएंगे एग्जाम वॉरियर्स का हौसला। परीक्षा पे चर्चा 2023 देखिए डीडी न्यूज और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 27 जनवरी सुबह 11 बजे से। क्या बात है, बहुत ठीक लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे, और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। Lamon pe Spartan pe gyal khapi Son dososo jani serce na sosyas pe skitsali Rikshum chos luxoso inna kya gar yulir gyudzin Gărgăl capucento Spartan perewai Lada mimas kuni Shmina solvamos lami Kagara me geldar Tuz gyumstan polusi Richard Dawson Chadar Bundes Belgique Yuri Kyagara Megaldar Tuz Gyurs Dan Polusi Richard Dawson Chadar Bundes Belgique Yuri ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का न्यूज नाइट में स्वागत है। भारत और मिस्र के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में कई क्षेत्रों में सहयोग पर सहमति बनी। बैठक के बाद दोनों देशों के बीच सहमति पत्रों का आदान प्रदान हुआ। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति अल फतेह अल सीसी ने द्विपक्षीय बातचीत की। ये भारत और मिस्र के रिश्तों को नई ऊंचाई पर ले जाने वाली मुलाकात है। भारत के 3 दिवसीय दौरे पर आए मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फत्ताह अल सीसी ने बुधवार को जब प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की तो दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को नई रफ्तार देने की प्रतिबद्धता साफ नजर आई। पीएम मोदी और राष्ट्रपति अल सीसी की बैठक में द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान विज्ञान, रणनीतिक साझेदारी, व्यापार और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग पर सहमति बनी। बैठक के बाद दोनों देशों के बीच सहमति पत्रों का आदान प्रदान हुआ। भारत और मिस्र के कूटनीतिक रिश्तों की 75वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में दोनों देशों ने विशेष स्मृति डाक टिकट का आदान प्रदान किया। दोनों देशों ने साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। सूचना तकनीक के क्षेत्र में सहयोग के लिए भी भारत और मिस्र के बीच सहमति पत्रों का आदान प्रदान हुआ। सांस्कृतिक क्षेत्र में सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए भी दोनों देशों ने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। भारत और मिस्र के बीच युवा मामलों में सहयोग को आगे बढ़ाने पर भी दोनों देश सहमत हुए। इसके तहत सूचना एवं प्रसारण और युवा मामले एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने
मिस्र के विदेश मंत्री के साथ सहमति पत्र का आदान प्रदान किया। दोनों देशों ने प्रसारण के क्षेत्र में भी सहयोग पर सहमति जताई। इसके लिए प्रसार भारती और मिस्र की नेशनल मीडिया अथॉरिटी के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुए और इनका आदान प्रदान किया गया। मिस्र के राष्ट्रपति के साथ अपने संयुक्त वक्तव्य में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और मिस्र विभिन्न क्षेत्रों में अपने सहयोग को आगे बढ़ा रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद को मानवता के लिए सबसे गंभीर खतरा मानते हैं। भारत और इजिप्ट दुनिया भर में हो रहे आतंकवाद के प्रसार से चिंतित हैं। हम एकमत है कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे गंभीर सुरक्षा खतरा है। दोनों देश इस बात पर भी सहमत हैं कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को समाप्त करने के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है और इसके लिए हम साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सचेत करने का प्रयत्न करते रहेंगे। पीएम मोदी ने भारत और मिस्र के बीच सामरिक समन्वय को अहम बताया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने अपनी द्विपक्षीय भागीदारी को सामरिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का फैसला किया है। अरब सागर के एक छोर पर भारत है तो दूसरी ओर इजिप्ट है। दोनों देशों के बीच सामरिक समन्वय पूरे क्षेत्र में शांति और समृद्धि के लिए मददगार होगा। इसलिए आज की बैठक में राष्ट्रपति सीसी और मैंने हमारी द्विपक्षीय भागीदारी को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया है। मिस्र के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी के नेतृत्व को सराहते हुए उन्हें मिस्र आने का न्योता दिया। राष्ट्रपति अल-सीसी ने कहा कि पीएम मोदी के साथ वार्ता में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। और 13वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर नई दिल्ली में निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। राष्ट्रपति ने कार्यक्रम को संबोधित किया और बताया कि हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी खासियत है कि हमारा लोकतंत्र जैसे जैसे मजबूत हो रहा है वैसे वैसे भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी तेजी से बढ़ रही है। मतदाता दिवस के मौके पर राष्ट्रपति ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया श्रेणी में मतदाताओं की जागरूकता और शिक्षा के अभियान में उल्लेखनीय योगदान के लिए आकाशवाणी को राष्ट्रीय मीडिया पुरस्कार दिया। 13वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। राष्ट्रपति ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि यह हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी खासियत है कि हमारा लोकतंत्र जैसे जैसे मजबूत हो रहा है वैसे वैसे महिलाओं की भागीदारी भारतीय लोकतंत्र में तेजी से बढ़ रही है। हमारे संसद के इतिहास में पहली बार दोनों सदनों के मिलाकर महिला सांसदों की संख्या 100 के आंकड़ों को पार करते हुए 115 तक पहुंच गई है। ग्राम पंचायत से लेकर संसद तक हमारी बहनें और बेटियां सक्रिय योगदान दे रही हैं। उनकी सक्रियता और संख्या में और अधिक वृद्धि होनी चाहिए। केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री ने कहा कि चुनाव सुधार को लेकर आयोग के कई प्रपोजल मंत्रालय के सामने हैं, लेकिन किसी भी नए प्रयास को आगे बढ़ाने से पहले पर्याप्त मंथन करना जरूरी है। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का प्रपोजल का प्रक्रिया मैं समझता हूं कि अच्छी तरह चर्चा करके ही आगे बढ़ना चाहिए और एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी का ये सिंबल है कि हम चर्चा करके ही कोई कदम को आगे ले जाना चाहिए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि हम चुनाव सुधारों के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उसके लिए कई बार कानून मंत्रालय के साथ वार्ता हुई है और उम्मीद है कि जल्द हम देश के सामने नए चुनाव सुधारों को लाएंगे। मतदाता के बाद पॉलिटिकल पार्टीज डेमोक्रेटिक प्रोसेस में सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। भारतीय लोकतंत्र और चुनावी प्रणाली को सुदृढ़ बनाने में उनका निरंतर सहयोग प्रशंसनीय है और आज इतनी बड़ी संख्या में आपकी उपस्थिति से हम अभिभूत हैं और आशान्वित हैं कि आगे कंसेंसस बेस्ड जितने भी रिफॉर्म्स हैं उनको आगे बढ़ाएंगे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर वर्ष 2022 का राष्ट्रीय मीडिया पुरस्कार आकाशवाणी समाचार प्रभाग को दिया गया।
जिसे आकाशवाणी समाचार प्रभाग की महानिदेशक डॉक्टर वसुधा गुप्ता ने राष्ट्रपति से प्राप्त किया। राज्य और जिला स्तर के अधिकारियों को भी चुनाव के संचालन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ चुनावी प्रथाओं के राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए। Enhancing electoral participation by organizing 149 awareness programs and cultural programs of privately registered troops. यूथ की एनर्जी, बुजुर्गों का विजडम और उनका जो एक्सपीरियंस रहा है अब तक, और हमारे जो चैलेंज वोटर्स हैं, जो उनका चैलेंजेस हैं वोट डालने के लिए जाने की, इन तीनों को क्लब करके हमने गाड़ियों में उत्साहित किया था कि आप वोट डाल के आएँ, और इससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज दें अगर कि ये लोग वोट पाने के लिए जा सकते हैं तो हम क्यों नहीं जा सकते। इलेक्शन मैनेजमेंट के अंतर्गत मुझको पुरस्कृत किया गया है। इलेक्शन मैनेजमेंट में फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली के तैयारी के साथ साथ पूरे इलेक्शन मैनेजमेंट के साथ मतगणना तक की प्रक्रिया होती है। उसमें सभी चरणों में सभी राजनीतिक दलों से समय समय पर बैठक कर संवाद स्थापित कर उनका विश्वास अर्जित किया गया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर एक ईसीआई गीत मैं भारत हूँ हम भारत के मतदाता हैं की स्क्रीनिंग भी कराई गई। ये गीत वोट की शक्ति को सामने लाता है। निर्वाचन आयोग की स्थापना का दिन मतदाताओं को समर्पित मतदाता दिवस के रूप में है। निर्वाचन आयोग इस बात को सुनिश्चित करता है कि कोई भी मतदाता न छूटे, और अब आयोग चाहता है कि देश में चुनाव सुधारों के जरिए कुछ ऐसी व्यवस्था भी आगे बढ़े जो और ज्यादा मतदाताओं को बूथ तक लाए। कैमरामैन अजीत के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। और न्यूज नाइट में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। परीक्षा यानी रिजल्ट, एडमिशन, करियर और सक्सेस का प्रेशर, इस स्ट्रेस को मैनेज करने क्यों ना ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मोटिवेशन। अगर आपको फोकस करना है तो पहले डी फोकस होना सीख लीजिए। सिर्फ परीक्षा के अंक ही जिंदगी नहीं है। हर साल की तरह इस साल भी प्रधानमंत्री जी करेंगे विद्यार्थियों से सीधा संवाद और बढ़ाएंगे एग्जाम वॉरियर्स का हौसला। परीक्षा पे चर्चा 2023 देखिए डीडी न्यूज और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 27 जनवरी सुबह 11 बजे से। करदाता ध्यान दें, देर न करें। यदि आपने अब तक अपने आधार को अपने पैन से लिंक नहीं किया है तो ये आखिरी मौका है। आप अपने आधार को अपने पैन से 31 मार्च 2023 तक 1000 रुपए की लेट फीस देकर लिंक करवा सकते हैं। आधार को पैन से लिंक करने के लिए www.incometax.gov.in पर जाएं और लिंक आधार पर क्लिक करें और निर्देशों का पालन करें। ऐसा न करने पर आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। पैन इनऑपरेटिव होने पर आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। पेंडिंग रिटर्न्स और रिफंड प्रोसेस नहीं होंगे। डिफेक्टिव रिटर्न्स के केस में पेंडिंग कार्यवाही खत्म नहीं होगी। आपकी पेमेंट से टैक्स ऊंचे रेट पर कटेगा। याद रखें, सभी पैन होल्डर्स के लिए 31 मार्च 2023 तक अपने आधार को पैन से लिंक करना अनिवार्य है। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। थैंक यू सर। जिंदगी टॉप गियर में चलेगी जब परिवार के कल की सुरक्षा होगी नॉन स्टॉप। इसलिए मेरी मानो
आज ही जुड़िए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से, जो देती है 2-2 लाख रुपए का बीमा। दिखाइए समझदारी, निभाइए जिम्मेदारी। आज ही अपनी नजदीकी बैंक शाखा या डाकघर जाकर इन योजनाओं से जुड़े। पेमेंट फेल, लेकिन पैसे तो कट गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए, अगर अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ऑम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। योर बिल, मेरी फीस। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और बात करेंगे विशेष की। आज का हमारा विशेष राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन पर रहा है, जो उन्होंने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर संबोधित किया है। राष्ट्र के नाम उनका जो संदेश रहा है वो बेहद विशेष रहा है। भारतीय गणतंत्र का महापर्व, राष्ट्रपति का संदेश, और यही आज हमारा विशेष है। इस पर हम खास चर्चा करेंगे अपने विशेष मेहमानों के साथ में कि किस तरह से जो भारतीय गणतंत्र का महापर्व है, जो राष्ट्रपति का संदेश रहा है, उसमें क्या कुछ खास रहा है, किन मायनों में विशेष है आज राष्ट्रपति का संदेश। भारतीय गणतंत्र का महापर्व, राष्ट्रपति का संदेश। और इस पूरी चर्चा में बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। अशोक टंडन, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। अशोक जी, स्वागत है आपका। और रामकृपाल सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरी चर्चा में बातचीत करने के लिए। अशोक टंडन जी, अगर आपके साथ इस चर्चा की शुरुआत करें, आपने राष्ट्रपति का अभिभाषण सुना होगा। आप जिसको कहते हैं गांव गरीब की चिंता से लेकर आत्मनिर्भर भारत तक का जिक्र उन्होंने किया, कोविड काल का जिक्र किया, तो G20 की भी बात की। किस तरह से आकलन करेंगे, किस तरह से देखते हैं इस पूरे का ये जो संदेश रहा है राष्ट्रपति का, उसको किस तरह से देखते हैं? कि अन्य बातों के साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात रही वो थी G20 की भारत की जो अध्यक्षता मिली है भारत को, और उस संदर्भ में राष्ट्रपति ने कहा कि भारत का जो सम्मान बढ़ा है विश्व में, तो जिस तरह से भारत में विश्व समुदाय ने भारत के प्रति अपनी धारणा बदली है और आज भारत एक विश्व अग्रणी बन गया है, IT सुपर पावर बन गया है, तो उस दौर में हमें जो G20 की अध्यक्षता मिली है, ये हमारे लिए एक अवसर है कि हम अपनी प्राचीन संस्कृति, अपनी जो विरासत है, उसके द्वारा अपने अनुभवों से हम पूरे विश्व को भी उसमें आत्मसात कर सकें। और ये मंच जो है ये हमें एक मौका देगा कि हम विश्व बंधुत्व की जो भावना, विश्व शांति का जो पाठ भारत हजारों वर्षों से देता आ रहा है, और विश्व को हम और कैसे बेहतर बना सकें। तो मल्टीलैटरलिज्म को जो राष्ट्रपति ने इस्तेमाल किया शब्द, उसको और बढ़ावा देने का एक अवसर भारत को मिला है। तो उस प्लेटफॉर्म के जरिए भारत अपनी जो उपलब्धियां हैं उनको तो दुनिया के सामने रखेगा ही, लेकिन हमारी जो विश्व बंधुत्व की वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी प्राचीन सभ्यता है, उसको भी हम आज विश्व के सामने प्रस्तुत कर सकेंगे। तो एक न्यायपूर्ण स्थिरता का ये जो प्रयास है उसे सफल करना है, क्योंकि 2/3 विश्व जो है वो G20 में आता है, 85% इसकी GDP का शेयर है। तो ये एक मंच है जिसको भारत को जो एक जिम्मेवारी मिली है उसको निभाने के लिए, और इसी कड़ी में उन्होंने जो भारत की यात्रा रही है स्वाधीनता संग्राम से लेकर और किस तरह से नए भारत के निर्माण में भारत ने विकास किया है, इसको भी आज राष्ट्रपति ने उजागर किया। और महिला सशक्तिकरण पर उन्होंने बहुत जोर दिया। जो समाज के पिछड़ा वर्ग है, जो वंचित वर्ग है, शोषित वर्ग है, उनके उत्थान के लिए जो भी योजनाएं सरकार ने बनाई है उनकी भी उन्होंने सराहना की। और विशेष तौर से जो एक 2023 को यूनाइटेड नेशन ने ईयर ऑफ मिलेट कहा है, तो उसके द्वारा भी भारत में जिस तरह से हम बाजरा और जितने भी और जिसको हम मोटा अनाज कहते हैं, वो तो हमारी परंपरा रही है। तो आज अगर पूरा विश्व उसको मानने को तैयार है, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी एक अवसर प्रदान करता है कि हम अपने भारत की जो तस्वीर है नए भारत की, वो विश्व के सामने कैसे प्रस्तुत करें। तो इस कड़ी में उन्होंने, और जैसा कि पारंपरिक है कि स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को श्रद्धांजलि, भारत की सशस्त्र सैनिक बलों को श्रद्धांजलि, पुलिस
इन सबको श्रद्धांजलि देते हुए हमारे साइंटिस्टों को उन्होंने श्रद्धांजलि दी और इस तरह से देश के विकास की यात्रा का चित्रण उन्होंने किया। और अंत में नए भारत में जो आज योजनाएं बन रही हैं, हमारा जो स्पेस मिशन है उसकी चर्चा की, उसमें महिलाओं की भागीदारी की चर्चा की। ये सारी एक तस्वीर देश के उभरते हुए नए भारत की तस्वीर को आज उन्होंने देश के सामने प्रस्तुत किया। जी जी बिल्कुल। रामकृपाल जी, अगर इसके विशेषताओं को आपसे समझना चाहें कि किन मायनों में विशेष रहा राष्ट्रपति का संबोधन। हर बार राष्ट्रपति का संबोधन गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर होता है, इस बार अगर इसको समझने की कोशिश करें, इस बार का क्या कुछ रेलेवेंस रहा, कितना रेलेवेंट है ये आज का जो संबोधन है आज के समय के हिसाब से? देखिए, मैं कहूंगा कि आज 20 मिनट का उनका जो भाषण रहा वो कहिए कि गागर में सागर भरने जैसा था। एक पोएटिक, बहुत ही सरल शब्दों में कि आम गांव की खेतों की मेड़ों पर बैठा हुआ वो व्यक्ति जो कोहरे में शायद हो इस समय, उसको भी समझ में आए और जो यहाँ के शहरी वर्ग है, वो जो बुद्धिजीवी है, उसको भी समझ में आए। देखिए, उन्होंने पहला सेंटेंस जो ही कहा था कि गणतंत्र दिवस जो है ये उपलब्धियों का उत्सव मनाने का दिन है। यहां से शुरू होकर के फिर उन्होंने कहा कि सीधे वो जाती हैं कि जब हमें आजादी मिली थी किस रूप में भारत को छोड़ा गया था। जी, लोग शंका करते थे कि विविधताओं के इस देश में ये भारत टूट जाएगा। उन्होंने कहा विविधताओं ने हमें तोड़ा नहीं, हमें जोड़ा है। जी, और एक निरक्षर और गरीब भारत जी आज वहां से उठ करके एक सबसे दुनिया की एक ताकतवर अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। लेकिन ये जो ताकत शब्द है, जैसा कि हमारे मित्र टंडन जी ने भी बताया, जी, वो ताकत पारंपरिक उस तरह की ताकत नहीं रही जिस तरह से विश्व अभी चला है कि सर्वाधिक ताकत वाला जो होता है वो ताकत डराने के लिए होती थी। जी, लेकिन भारत जहां पे है कि वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा ये कुटुंब है, और जहां हम वनस्पतियों तक को शांति पाठ में शामिल करते हैं, जी, तो जाहिर सी बात है कि एक ऐसे देश को दुनिया ने मान लिया जी कि भारत 5वीं अर्थव्यवस्था हो गई है और बहुत ही कम समय में वो तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है और आज सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। अभूतपूर्व महामारी से उबर करके जिस तरह से हमने उसका सामना भी किया, लेकिन अपने विकास की गति को थोड़ी धीमी जरूर हुई, लेकिन सबसे तेज बनाने में हम सबसे आगे रहे। तो ये जो है कि एक जो नया भारत उभर रहा है, जिसका हमारे अपने नेता का एक प्रयास था कि दुनिया ये समझ ले कि हम युद्ध के नहीं, हम बुद्ध के देश हैं। हमारी ताकत जो है वो वसुधा की भलाई के लिए है, वो जो कमजोर है, हाशिए पर है, उसकी मदद के लिए है, चाहे वो व्यक्ति हो, देश हो, समाज का कोई भी हिस्सा हो। तो ये जो G20, जैसा कि अशोक जी ने कहा कि G20 तक पहुंचना, कल्पना कीजिए। तो द्रौपदी जी ने एक तरह से वहां से शुरू किया कि देखिए हमें क्या, किस तरह की आजादी मिली थी, तब हम क्या थे, और आज हम तीसरी 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। जी, और जिन जिन समाजों ने हम पर आशंकाएं जताई थी, आज वे लोग चाहे राष्ट्र के रूप में हो, समाज के रूप में हो, आज ये मान रहे हैं कि भारत में नेतृत्व क्षमता है। जी जी जी। तो और बाकी देश की बहुत सारी चीजों, जैसे महिला सशक्तिकरण, बच्चों के बारे में, जी, हर चीज उन्होंने टच की। जी, मोटा जी, अनाज खाने के बारे में सारी चीजें टच की। जी। लेकिन एक लाइन और कहूंगा। जी, देखिए, अभी 3 साल हुए 2020 से 23 में। याद कीजिए जब मोदी जी ने मार्च में सबसे पहले कोरोना पर अपना भाषण दिया था और कहा था कि ये अभूतपूर्व महामारी है, पूरी दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो जीवित है कभी किसी ने किया हो। लेकिन उन्होंने कहा था कि घबराने की जरूरत नहीं है, उस चुनौतियों से हम आगे उभरे। द्रौपदी जी ने उसका जिक्र किया और उन्होंने कहा कि अपने नायक पर, अपनी सेना पर, अपने सिपाही पर, अपने डॉक्टर्स पर, अपने विज्ञानियों पर, जी, अपने पैरा
मेडिकल स्टाफ पर जो भरोसा मोदी जी ने कहा था जनता को रखना चाहिए, वो सच साबित हुआ। और हम तमाम ऑड से बाहर आते हुए जी आज जो है इस शिखर पर पहुंचे हैं। लेकिन उन्होंने उपलब्धियां जताते हुए भी एक तरह से अपने संदेश भी दिया कि अभी हमें बहुत आगे जाना है। उपलब्धियों के उत्सव में कहीं हम संघर्षों के इतिहास को भूल न जाएं, इसलिए भविष्य के प्रति हमें बहुत सतर्क रहना है और आगे बढ़ना। जी बिल्कुल, जो आपने लास्ट बात कही कि भविष्य के प्रति सतर्क रहना है, अशोक जी भविष्य के प्रति जो सतर्क रहने की बात कही, चाहे कहा गरीब निरक्षर भारत से आत्मविश्वास से भरा जो भारत बना है, उसमें यह संदेश भी है कि इस आत्मविश्वास को बनाए रखना है और उसके लिए जी तोड़ परिश्रम भी करना है। बिल्कुल, देखिए जो उपलब्धियां भारत ने की हैं उसको बनाए रखना है, उसको और आगे बढ़ाना है, ये भी संदेश था। लेकिन भारत लोकतंत्र की जननी है और हमारी जो विविधताएं हैं और एक अनेकता में एकता है, ये भारत के लोकतंत्र की आत्मा है। और इतनी भाषाएं, इतनी विविधता होते हुए भी आज हम एकजुट हैं, हमारी एकता है। ये हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम के बाद का नया भारत बना है, उसकी ये सबसे बड़ी एक उपलब्धि है। और इसीलिए उन्होंने उसको कहा कि ये विविधता में एकता, जो डाइवर्सिटी है हमारी, वो हमारे लोकतंत्र की आत्मा है और उसी से लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। तो लोकतंत्र सफल करके भारत ने 74 वर्षों में दिखाया। ये संदेश भी आज के दिन दुनिया को देना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आजादी की लड़ाई के समय हम जानते हैं कि उस समय के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो रहते थे विंस्टन चर्चिल, तो ये मानते थे कि भारत के लोग तो स्वतंत्रता के लायक नहीं है, क्योंकि ये तो राज करना जानते नहीं है। तो हमने दुनिया को एक तरह से दिखा दिया है कि भारत में लोकतंत्र न केवल मजबूत है, आज वो एक मिसाल बना हुआ है और बाकी जितने भी विकासशील देश हैं। तो लोकतंत्र की जो एक उपलब्धि है वो आज के दिन याद करना बहुत जरूरी है। और इसी कड़ी में उसने जितने भी हमारे वर्गों का योगदान रहा है लोकतंत्र को मजबूत करने में, चाहे वो हमारे वैज्ञानिक हों, चाहे वो हमारे, इसलिए उन्होंने उस नारे को भी दोहराया जो प्रधानमंत्री ने दिया है, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और अब जय अनुसंधान। तो भारत साइंटिफिक टेक्नोलॉजी की तरफ जो एक प्रगति कर रहा है, और स्पेस की भी उन्होंने बात की। हमारा जो चंद्रयान था या हमारा जो मंगलयान, ये जितने भी प्रयास है ये दुनिया को दिखाते हैं कि भारत ने कितनी तरक्की की है और उस तरक्की को हमें आगे बढ़ाना है, उस विरासत को और आगे बढ़ाना है, लोकतंत्र को मजबूत करना है, हमारी विविधता में जो एकता है उसको बनाए रखना है। ये जो चुनौतियां हैं वो नई पीढ़ी के लिए उन्होंने इस संदेश में इस तरह से प्रस्तुत की। जी निश्चित तौर पर अब चुनौतियों की बात कही, जो गौरव गाथा थी उसका गान किया और साथ ही साथ ये निश्चित तौर पर एक आशा और विश्वास भरा देशवासियों के मन में किन चुनौतियों से हम मिलकर पार पा सकते हैं। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जो पूरी जानकारी दी आपने अशोक जी और रामकृपाल जी, आप दोनों लोगों का बहुत शुक्रिया। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद भी न्यूज नाइट में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। परीक्षा यानी रिजल्ट, एडमिशन, करियर और सक्सेस का प्रेशर, इस स्ट्रेस को मैनेज करने क्यों ना ले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मोटिवेशन। अगर आपको फोकस करना है तो पहले डी फोकस होना सीख लीजिए। सिर्फ परीक्षा के अंक ही जिंदगी नहीं है। हर साल की तरह इस साल भी प्रधानमंत्री जी करेंगे विद्यार्थियों से सीधा संवाद और बढ़ाएंगे एग्जाम वॉरियर्स का हौसला। परीक्षा पे चर्चा 2023 देखिए डीडी न्यूज और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर 27 जनवरी सुबह 11 बजे से।
KYC अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और ATM कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान, 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तो न्यूज नाइट में बस इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको खबरें दिखाएंगे फटाफट। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और केरल के पूर्व मुख्यमंत्री AK एंटनी के बेटे अनिल एंटनी ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। अनिल एंटनी ने 2002 के गुजरात दंगों पर बनी BBC की डॉक्यूमेंट्री का विरोध किया था। अनिल एंटनी ने ट्वीट कर अपने इस्तीफा देने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उन पर एक ट्वीट को वापस लेने के असहिष्णुता से दबाव बनाया जा रहा था। लखीमपुर मामले में आरोपी आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने आशीष मिश्रा को सशर्त 8 हफ्ते की अंतरिम जमानत दे दी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 4 प्रदर्शनकारी किसानों को भी जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ट्रायल या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश हुई तो जमानत रद्द कर दी जाएगी। उपहार सिनेमा अग्निकांड केस में सबूतों के साथ छेड़छाड़ के मामले में अंसर बंधुओं को मिली 7 साल की सजा घटाकर 8 महीने करने के निचली अदालत के आदेश को दिल्ली पुलिस ने दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सुनील अंसल, गोपाल अंसल और उपहार त्रासदी के पीड़ितों के संगठन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। रेप के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को मिली अंतरिम जमानत के खिलाफ पीड़ित लड़की ने दिल्ली उच्च न्यायालय में अर्जी लगाई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने CBI को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। पिछले दिनों दिल्ली उच्च न्यायालय ने सेंगर की बेटी की शादी में शामिल होने के लिए 27 जनवरी से 10 फरवरी तक के लिए अंतरिम जमानत दी थी। लक्षद्वीप के पूर्व सांसद मोहम्मद फैजल को राहत देते हुए केरल उच्च न्यायालय ने बुधवार को हत्या के प्रयास के मामले में उनकी 10 साल की सजा पर रोक लगा दी है। अदालत ने मामले में फैजल के भाई सहित अन्य 3 दोषियों को भी यही राहत दी है। लक्षद्वीप प्रशासन ने दोषियों की सजा को निलंबित करने का विरोध करते हुए कहा था कि उन्हें राहत देने से न्यायिक प्रक्रिया में लोगों का विश्वास हिल जाएगा।